नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। जी हां, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर सियासी खींचतान देखने को मिल रही है। हम बात करेंगे महाविकास आघाड़ी की। शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीट बंटवारे की बैठक में अब नाना पटोले के साथ शिवसेना यूबीटी नहीं करेगी कोई चर्चा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता रौनक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। रौनक, ऐसी क्या नाराजगी हो गई कि शिवसेना यूबीटी ने दो टूक कह दिया कि नाना पटोले से चर्चा नहीं होगी सीट शेयरिंग पर? जी देखिए अनंत, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि लगातार महाविकास आघाड़ी के नेता जब से आचार संहिता लागू हुई उसके बाद से लगातार जो सीटों को लेकर, कुछ सीटों को लेकर जो पेच फंसा हुआ उसको सुलझाने के लिए लगातार बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा था। और आज भी सुबह बैठक जो है वो रखी गई थी, लेकिन पहले ये तय हुआ कि चुनाव आयोग के पास एक शिकायत दर्ज करानी है वोटरों की लिस्ट को लेकर, और वो आपत्ति दर्ज कराने के बाद महाविकास आघाड़ी के नेताओं की जिन सीटों पर विवाद है उन सीटों को लेकर बैठक थी, लेकिन वहां पर भी बैठक जो है आज नहीं हो पाई। और अब जो हमारे सूत्र बता रहे, खासतौर से शिवसेना यूबीटी के सूत्र बता रहे हैं कि नाना पटोले जो कांग्रेस के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उनके साथ अब कोई बातचीत जो है वो शिवसेना यूबीटी करने के मूड में नहीं है। दरअसल उनका आरोप ये है कि कई सीटों को लेकर नाना पटोले बातचीत के दौरान जो है वो बात मानने को तैयार नहीं है। अपनी सामने वाली जो पार्टी है उनकी कोई बातचीत वो सुनने को तैयार नहीं, और इस तरह का अड़ियल रवैया जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि खासतौर से विदर्भ की कुछ ऐसी सीटें हैं, खासतौर से दक्षिण नागपुर की ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर विवाद चल रहा है। मैं आपको पूरी सूची जो है बता सकता हूँ कि जिन सीटों को लेकर फिलहाल जो है मामला सुलझ नहीं पा रहा है। मैं आपको सीटें बता देता हूँ, दर्शकों तक वो जानकारी पहुँचा देते हैं कि वो ऐसी कौन सी सीटें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दक्षिण नागपुर की एक सीट है, श्रीगोंदा की सीट है, परोला की सीट है, हिंगोली की सीट है, मिरज की सीट है, शिरडी की सीट है, रामटेक की सीट है। ये वो ऐसी सीटें हैं जहां पर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस दोनों ही तरफ से दावा जो है वो किया जा रहा है, और इसको लेकर कोई मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। अब 22 तारीख से फॉर्म भरने की तारीख शुरू हो रही है, और ऐसे में अगर इसको जल्दी सुलझा नहीं गया तो मामला लटक सकता है। और इसीलिए अब ये भूमिका ली गई है कि शिवसेना यूबीटी के नेता अब सीधे कांग्रेस हाईकमांड से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो एक बड़ी खबर विदर्भ क्षेत्र का आघाड़ी में दरार की जिक्र किया। आपने बताया कि विदर्भ क्षेत्र की कुछ सीटें, आपने सीटों के नाम भी गिनवाए। अब विदर्भ क्षेत्र में 62 सीटें आती हैं। पिछले बार के प्रदर्शन को अगर देखें तो उसके हिसाब से शिवसेना अपना दावा ठोक रही होगी उन सीटों के ऊपर। तो ऐसी विदर्भ क्षेत्र की कितनी सीटें हैं जिनको लेकर ये पूरा विवाद है? कुछ के नाम तो आपने गिनाए, क्या यही है या इससे ज्यादा है? जी देखिए, मुख्य तौर पर तो वैसे जो बताया जा रहा है कि लगभग 22 ऐसी सीटें, वो केवल विदर्भ की नहीं पूरे महाराष्ट्र की, लेकिन इसमें अगर विदर्भ की बात की जाए तो 7 से 8 ऐसी सीटें जिसको लेकर नाना पटोले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में इन विदर्भ इलाके की 10 लोकसभा सीटों में से आधी से ज़्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जीती, और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि विदर्भ में उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीजनल पार्टियों का विदर्भ इलाके में प्रेजेंस नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ शिवसेना यूबीटी की या फिर एनसीपी शरद चंद्र पवार की, इनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पर वर्चस्व देखने को नहीं मिलता। ऐसे में विदर्भ में बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई हमेशा से देखने को मिली, और ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनके पाले में आए, चूँकि ये महाराष्ट्र की राजनीति में कहा जाता है कि अगर मुंबई की सत्ता पर काबिज करना है, मुंबई की सत्ता अगर हमें चाहिए तो विदर्भ में अगर अच्छा प्रदर्शन होगा तभी ये हो सकता है। और इसीलिए कांग्रेस ये सीटें यूबीटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यूबीटी कुछ सीटों को लेकर अड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए अब ये दरार महाविकास आघाड़ी के बीच में साफ देखने को मिल रही है, और अब ये पूरी जो बातचीत है वो लगता है राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे के स्तर पर होगी, तभी मामला सुलझ पाएगा। जी, आपने कहा कि विदर्भ की कुछ सीटें हैं और महाराष्ट्र की 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये खींचतान चल रही है। तो ये खींचतान केवल शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच ही है या एनसीपी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर उनका भी स्टेक है और वहां पर भी खींचतान देखने को मिल रही है?
जी देखिए, एनसीपी भी ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पर उनकी खींचतान देखने को मिल रही है। जैसे मैं आपको विदर्भ की एक सीट बता देता हूं, तुमसर की सीट, जहां पर कांग्रेस और शरद चंद्र पवार एनसीपी ये दोनों ही दावा करते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर मैं आपको बता दूं कि उदगीर की एक सीट है, उदगीर की एक सीट है जहां पर एनसीपी और कांग्रेस दोनों ये सीट चाहते हैं, तो यहाँ पर भी एक विवाद देखने को मिल रहा है। हिंगोली की एक सीट है, यहाँ पर भी एनसीपी और कांग्रेस दोनों दावा करते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पर जी। तीनों ही पार्टियां जो है आपस में टकराती हुई दिख रही है, लेकिन बहुत ज्यादा विवाद अगर देखें तो शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस में ज्यादा दिखाई दे रहा है। जी शुक्रिया आपका रौनक, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और महाराष्ट्र से अब रुख करते हैं हरियाणा का। हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही नायब सैनी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कोटे के भीतर कोटा लागू करने को मंजूरी दे दी गई है। यानी अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा सरकार दे सकेगी। एक बड़ा फैसला, और कैबिनेट बैठक के बाद ये फैसला लिया। जैसे ही कमान संभाली हरियाणा की, तो ये बड़ा फैसला नायब सैनी सरकार ने यहाँ पर लिया है। उनका कहना यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। आपको बताएं, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ही ये फैसला दिया था, कोटे के भीतर कोटे को मंजूरी दी थी, और उसके बाद इसको लेकर काफ़ी सियासी गहमा गहमी गर्मा गर्मी भी देखने को मिली थी। लेकिन हरियाणा में इस दिशा में कदम बढ़ा दिए गए हैं। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। अखिलेश, कोटे के भीतर कोटा, नायब सैनी की पहली कैबिनेट, उसमें इतना बड़ा डिसीजन, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश केवल हरियाणा तक है या फिर जो चुनाव महाराष्ट्र में आ रहे हैं वो भी इसके दायरे में है? देखिए, काफी व्यापक संदेश इसका है और स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है कि जो हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, जिसमें बीजेपी को बड़े पैमाने पर दलित वोट मिले हैं, उसके बाद बीजेपी ने यह फैसला किया है। आपको बता दूं कि मनोहर लाल खट्टर सरकार जब थी हरियाणा में, तब उन्होंने वंचित अनुसूचित जाति वर्ग, डीएससी, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, इसकी एक कल्पना की थी और इस तरह से वर्गीकरण किया था। लेकिन 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया संविधान पीठ का, जिसमें कि 7 जजों की पीठ थी और 6-1 से फैसला आया, जिसमें कहा गया कि राज्यों को यह अधिकार है कि वो शेड्यूल कास्ट में आरक्षण के लिए अपने हिसाब से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैसला था। बीजेपी ने तब भी इसका स्वागत किया था और अब स्थिति ये है कि जब बीजेपी को ये लगा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में दलित वोट उसको फिर से मिला है, और बीजेपी का अपना आंकलन ये है कि हरियाणा में करीब 22% दलित वोट हैं, इनमें से करीब 14% जो वोट है वो बीजेपी को मिला है, और ये वो वर्ग है जो कि गैर जाटो वर्ग है या गैर वाल्मीकि वर्ग है, इस तरह का गैर रविदासी वर्ग है। ये जो वर्ग है, इसको बीजेपी का समर्थन मिला, तो बीजेपी ने अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू करने का फैसला किया है। अभी जो आज सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक हुई, उसमें यही फैसला किया गया कि सब कैटेगराइजेशन का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको लागू किया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, और निश्चित तौर पर ये महाराष्ट्र में भी और अन्य राज्यों में भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था सब कैटेगराइजेशन का, तब इसको लेकर पूरे देश में व्यापक बहस छिड़ी थी। हालांकि जो क्रीमी लेयर की सिफारिश थी सुप्रीम कोर्ट की, उसको कैबिनेट ने खारिज कर दिया था, मोदी कैबिनेट ने खारिज कर दिया था, लेकिन सब कैटेगराइजेशन के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं थी। और अब जिस तरह से हरियाणा में ये फैसला किया गया, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा बनेगा। मैं आपको बता दूं कि बिहार में भी नीतीश कुमार ने इसी तरह से कैटेगरी बनाई थी दलितों के भीतर महादलित की, और उन्हें अलग से आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। ये जो 15% आरक्षण मिलता है अनुसूचित जाति को, उसके अंदर सब कैटेगरी बना करके आरक्षण देने की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आई है। यह अधिकार राज्य सरकारों को मिला है, और इस तरह से हरियाणा सरकार का पहला ही फैसला कैबिनेट का, नायब सिंह सैनी सरकार का, यही है कि सब कैटेगराइजेशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ में पंजाब के किसान संगठनों की बैठक हो रही है। ये बैठक चंडीगढ़ के किसान भवन में चल रही है। किसान नेता सीएम आवास घेराव के लिए आगे बढ़ रहे थे, इतने में कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। किसान भवन के पास सुरक्षा के लिहाज से आरएएफ और चंडीगढ़ पुलिस तैनात कर दी गई है, और किसान भवन के बाहर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता गुरप्रीत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। गुरप्रीत, किसान घेराव करना चाहते थे, क्या मुद्दा है उनका, क्या मांगे हैं उनकी, इस समय वहां पर स्थिति क्या है?
कहीं ना कहीं किसानों को ये लगता है कि हमारी फसल टाइम से नहीं उठाई जा रही। इस बात को लेके वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे और उन्होंने सरकार से ये भी विनती की कि कहीं ना कहीं उनकी जो डिले होती है उनसे उनको लॉस भी होता है और फसल भी ख़राब होती है। इस बात को लेके उन्होंने आज ये कहा था कि हम चीफ मुख्यमंत्री के निवास पे जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। इस बात को लेके लगातार जो लोकल पुलिस है, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस है यहाँ पे और जो मुख्यमंत्री का आवास है वो भी चंडीगढ़ में है, इस बात को लेके उन्होंने वहां पे उनको रोक दिया और लगातार अभी भी मीटिंग चल रही है। कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने के लिए लगातार सरकार भी यत्न कर रही है ताकि जो भी समस्याएं हैं किसानों की वो भी दूर हो सके। वहीं किसान भी चाहते हैं कि इस समस्या का हल हो, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उनके लिए कि फसल है जो वो अगर टाइम से नहीं वहाँ से ली जाती, मंडियों से उठाई जाती, तो उनकी फसल भी खराब होती है, साथ के साथ उनका समय भी खराब होता है। आइए देखते हैं कि क्या इस पे जो सरकार और किसानों के बीच में क्या सहमति बनती है और कैसे आगे दिनों में आने वाली जो समस्याएं हैं किसानों को उनको दूर किया जाता है। जी, बैक टू स्टूडियो। क्या इस समय गुरप्रीत ये बताएं, क्या इस समय बैठक में किसान नेता भी शामिल हैं? जो आप बता रहे हैं कि बैठक चल रही है, क्या उनके नुमाइंदे भी इस बैठक में शामिल हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि किसानों की केवल यही मांग है कि फसलों को समय पर उठाया जाए या यहाँ पर भी वो एमएसपी की मांग कर रहे हैं? देखिए, अगर एमएसपी की बात करें वो तो उनकी कॉन्टीन्यूस डिमांड है जो लगातार चलती है। अगर कहीं भी वो धरना प्रदर्शन जहाँ कोई भी मांग रखते हैं, सबसे पहली मांग वो यही करते हैं। लेकिन अगर इस वक्त की बात करें तो लगातार जो उनको समस्या आ रही है उस समस्या को लेके वो अपनी जो विनती थी या जो अपनी बात थी वो मुख्यमंत्री के पास रखना चाहते थे। और अभी की अगर हाल की बात करें तो इसी समस्या को लेके लगातार डिस्कशन हो रही है। वही चंडीगढ़ पुलिस उनके बीच में मीडिएटर बन रही है ताकि उनकी आपस में बातचीत हो सके और ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो चंडीगढ़ में वो इंटैक्ट रहे। शुक्रिया आपका गुरप्रीत इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर कर्नाटक से है। मैसूरू में मुडा के दफ्तर पर ईडी का छापा पड़ा। ईडी के 12 सदस्यों की टीम ने इस छापेमारी में हिस्सा लिया। 12 सदस्यों की टीम मुडा के दफ्तर पर छापा मारने पहुंची। मुडा जमीन घोटाले को लेकर सिद्धरामैया लगातार विपक्षी पार्टी के निशाने पर हैं। आपको बता दें, बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार सिद्धरामैया को घेर रही है, कर्नाटक सरकार को घेर रही है। सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग तक कर चुकी है और लगातार ये मांग की जा रही है। हालांकि सिद्धरामैया साफ कर चुके हैं कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी हुआ कि जिस जमीन को लेकर विवाद था, सिद्धरामैया की पत्नी पर सवाल उठाए जा रहे थे, वो जमीन वापस करने का ऑफर भी उन्होंने दे दिया और उसके बाद भी ये सियासी तौर पर मामला कर्नाटक में गरमाया हुआ है। और इस पर विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता प्रतिभा। देखिए, दो तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक है लोकायुक्ता की इन्वेस्टिगेशन और दूसरी तरफ से ईडी का भी इन्वेस्टिगेशन। लोकायुक्ता जो है वो मुडा स्कैम की इन्वेस्टिगेट कर रही है और ईडी जो है इसके संबंध जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसकी जांच कर रही है। इन दोनों की कंप्लेनेंट एक ही है जिनका नाम है स्नेहमयी कृष्णा, जिसकी वजह से सिद्धरामैया जी अब कोर्ट तक पहुंच गए हैं। स्नेहमयी कृष्णा जो है उनका ये मानना है कि इस मुडा स्कैम की वजह से बहुत ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो सकती थी और जिसकी वजह से सिद्धरामैया जी की पत्नी जो है वो इलीगल बेनिफिशियरी भी हुए हैं और इसकी वजह से ईडी मुडा ऑफिस में अपनी रेड शुरू कर दी है और दूसरी तरफ से देवराज के घर पे भी रेड हो रही है। कौन है देवराज? देवराज वो इनिशियल ओनर है जिसके पास जो 3.16 एकर्स का लैंड था और देवराज के ज़रिए सिद्धरामैया जी के ब्रदर इन लॉ ने वो लैंड को परचेज़ किया था और सिद्धरामैया की पत्नी जो पार्वती है उनको गिफ्ट कर दिया था। और इस 3.16 एकर्स ऑफ लैंड जब मुडा की लेआउट बनी थी, मुडा ने इसकी कॉम्पनसेशन के ज़रिए 14 प्लॉट्स ऑफ लैंड जो है जो विजयनगर में है उसको कॉम्पनसेशन के रूप से दिया था, जिसकी वजह से बीजेपी ने ये आरोप लगाया था कि ये मिसयूज़ ऑफ पावर की वजह से हायर प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो एक 3.16 एकर्स जो लोअर वैल्यू की है उसको दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत ही पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन चुकी थी। और अब सिद्धरामैया की पत्नी जो है वो कॉम्पनसेशन का लैंड जो 14 प्लॉट्स है उसको मुडा के पास लौटे गए हैं और ईडी अब जो रेड कर रही है ये सारे लैंड रिकॉर्ड्स की जांच करेगी और अब देखना पड़ेगा कि किस तरह का डिटेल्स इस इन्वेस्टिगेशन के रूप से सामने आएगी।
अभी सिद्धरामैया की जो रिलेटिव्स है, जो उनके ब्रदर इन लॉ है और ये ओरिजिनल लैंड ओनर देवराज है, उनके इंट्रोगेशन लोकायुक्त ने किया था, लेकिन ईडी अभी तक उनकी जांच और इंट्रोगेशन अभी तक किए नहीं। अब देखना पड़ेगा कि इन दो लोगों की इंट्रोगेशन होते ही वो सिद्धरामैया की भी पूछताछ करेंगे या उनकी धर्मपत्नी का भी पूछताछ करेंगी कि नहीं, ये तो थोड़ी टाइम की मामला है। अब देखना पड़ेगा कि इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से किस तरह का डिटेल सामने आएगी और उसके बाद ईडी का नेक्स्ट स्टेप हमें मालूम पड़ेगा। और अब बात झारखंड की सियासत की करेंगे। झारखंड में एनडीए के दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा और आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझौते का ऐलान किया। समझौते के तहत झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 68 सीट पर लड़ेगी। आजसू को 10 सीटें मिली हैं, जेडीयू के खाते में 2 आई हैं और 1 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी चुनाव लड़ेगी। हालांकि बीजेपी ने साफ किया है कि बातचीत में 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती हैं। झारखंड में एनडीए में सीट शेयरिंग जो हुई है उसमें आजसू की जो 10 सीटें हैं उनके नाम हम आपको बता देते हैं। ये है सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, इचागढ़, मांडू, जुगसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा, मनोहरपुर। झारखंड एनडीए में सीट शेयरिंग का ये जो फॉर्मूला था, अभी आपने देखा कि आजसू को कौन सी सीटें मिली हैं। अब आपको बताते हैं कि जेडीयू की 2 सीटें कौन कौन सी हैं। वो हैं जमशेदपुर पश्चिम और तमाल। झारखंड एनडीए में ये सीटों के फार्मूले के तहत 2 सीटें जेडीयू को दी गई हैं और इसके अलावा बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एलजेपी को 14 सीट इस समझौते के तहत मिली है। कि झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर और झारखंड में एनडीए के स्वाभाविक हमारे सहयोगी आजसू के अध्यक्ष यहां बैठे हुए हैं, सुदेश जी, उनकी टीम यहां बैठी है। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा सरसा हुआ है, वो सरसा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमाल जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगा। 17 बाकी सीट में 1-2 सीट का 21 सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। यही सीट का एक मोटा मोटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है। हम सभी संयुक्त रूप से इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा संयुक्त रूप से करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में हम सभी लोग आए हैं। वर्तमान राज्य की परिस्थिति और हमारा लंबा संबंध ये अलग से विषय नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करें, लेकिन पूरे राज्य की कमोबेश भावना यही है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। और इस समझौते के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष कुमार। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें थोड़ी सी मशक्कत जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को आजसू के साथ करनी पड़ी, क्योंकि आजसू 11 सीटों की मांग पर अड़ा हुआ था, लेकिन आखिरकार उन्हें 10 सीटों पर ही मनाने में वो सफल रहे। और जैसा कि आपको मालूम है कि 2019 में इसी सीटों के ऊपर समझौता ना होने के कारण बीजेपी ने आजसू को इस गठबंधन से एक तरह से अलग कर दिया था, जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा था। और इस बार भी जब सीटों के तालमेल की घोषणा हुई तो दोनों वरिष्ठ नेताओं ने, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, दोनों ने ये बात बार बार दोहराई कि इस बार एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड में चुनाव लड़ने जा रहा है और सभी सहयोगियों को एकोमोडेट किया गया है। और यही एक कारण है कि न केवल आजसू को 10 सीटें बल्कि जनता दल यूनाइटेड को भी 2 सीटें दी गई हैं, एक जमशेदपुर पश्चिम
और दूसरी तमाड़ की सीट दी गई है, जहां से पूर्व में एक बार शिबू सोरेन को पराजित करने वाले राजा पीटर जो हैं वो एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे। और साथ ही साथ लोक जनशक्ति पार्टी, जिनके साथ पिछले 24 घंटे के अंदर ये सीट शेयरिंग फाइनल हुआ, उन्हें भी एक सीट चतरा की दी गई है। और इसके साथ ही साथ हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये भी साफ किया है, जहां तक मुद्दों की बात है तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो बाबूलाल मरांडी हैं, निश्चित रूप से पार्टी ने उन्हें अपना चेहरा घोषित हेमंत सोरेन के सामने नहीं किया है, लेकिन और इस समय की बड़ी खबर आपको हम बता दें जो आ रही है दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह जमानत दी है। सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था, यानी 2 साल से ऊपर का समय हो गया है उन्हें जेल में रहते हुए। हालांकि 26 मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन 18 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद सत्येंद्र जैन को एक बार फिर तिहाड़ जेल जाना पड़ा। अब जमानत के बाद सत्येंद्र जैन की रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। बड़ा सवाल था कि सत्येंद्र जैन की दिवाली इस बार सलाखों के पीछे बनेगी या फिर वो बाहर आएंगे जमानत पर। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इसको लेकर अपना फैसला सुना दिया है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को नियमित जमानत दे दी है और अब वो जेल से बाहर आ सकेंगे। ये मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का। ईडी ने 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया था मई के महीने में, और उसके बाद अगर बीच में छोटा वक्फा छोड़ दें तो वो ज़्यादातर समय जेल में ही रहे और स्वास्थ्य आधार पर उनको अंतरिम जमानत ज़रूर मिली थी, लेकिन उन्हें फिर से जेल में जाना पड़ा था और वो सलाखों के पीछे थे। और अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। आपको बताएं कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और लंबे समय से वो सलाखों के पीछे थे और स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन। और उस समय जिस समय वो मंत्री थे तो उन्हें दिल्ली सरकार का हैवीवेट मिनिस्टर कहा जाता था, क्योंकि कई मंत्रालय उनके पास थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है। सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि 26 मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी थी और 18 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद सत्येंद्र जैन को एक बार फिर से तिहाड़ जेल जाना पड़ा। अब जमानत के बाद सत्येंद्र जैन की रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए। जो बड़े चेहरे सलाखों के पीछे थे आम आदमी पार्टी के, वो तमाम चेहरे अब सलाखों से बाहर आ चुके हैं। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, जो शराब घोटाला मामले में सलाखों के पीछे गए थे, चाहे वो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो, शराब घोटाला मामले में उन्हें भी लंबा समय जेल में काटना पड़ा था, वो भी अब सलाखों से बाहर आ चुके हैं। इसके अलावा संजय सिंह भी सलाखों से बाहर आ चुके हैं। और अब आम आदमी पार्टी के लिए एक और खुशखबरी, एक और बड़ी खबर, बड़ी राहत कि सत्येंद्र जैन का भी सलाखों से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है और इसे लेकर जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर होगी। एक बार फिर से इस पर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए, सत्येंद्र जैन के लिए ये बड़ी खबर, बड़ी राहत कि उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। थोड़ी देर में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि जो जमानत दी गई है सत्येंद्र जैन को, उसमें क्या कोर्ट ने कोई शर्तें लगाई हैं। अगर वो शर्तें हैं तो वो शर्तें क्या हैं, थोड़ी ही देर में ये भी साफ हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि उनकी रिहाई आज होना मुमकिन है या फिर जो कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा होने में थोड़ा समय लग सकता है या फिर वो कल सलाखों से बाहर आएंगे। थोड़ी ही देर में पिक्चर क्लियर हो पाएगी और हम
इस बारे में आपको विस्तार से जानकारी भी देंगे। लेकिन सत्येंद्र जैन को जमानत मिली, इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया था। हालांकि गिरफ्तारी के कुछ समय बाद उन्हें अंतरिम जमानत स्वास्थ्य आधार पर मिल गई थी, लेकिन फिर से उन्हें जेल में जाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और अब जो रेगुलर कोर्ट है उसमें, राउज एवेन्यू कोर्ट में, वो उनको ये राहत मिल गई है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। शरद, जमानत मिल गई है, बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। दो तीन बातें, क्या ये जमानत शर्तों पर मिली है? अगर शर्तें हैं तो कौन सी शर्तें हैं? दूसरी बात, क्या आज ही रिहाई मुमकिन हो पाएगी या इसके लिए उन्हें 24 घंटे का इंतजार भी करना पड़ सकता है, यानी कि कल तक बात जा सकती है? देखिए अनंत, ये सशर्त जमानत होती है, लेकिन ये नियमित जमानत ही कही जाती है। शर्तें हर जमानत में लगाई जाती हैं, जैसे कि आप देश छोड़कर नहीं जा सकते, आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेंगे। तो इस तरह की कुछ शर्तें हैं जो दूसरे जितने भी अलग अलग मामलों में आम आदमी पार्टी के लोगों पर जो केस बने उसमें शर्तें तय की गई। वैसी ही शर्तें इसमें है, कोई नई शर्त अलग से कुछ नहीं है, इसलिए इसको नियमित जमानत ही मानना चाहिए। लेकिन ये है कि सत्येंद्र जैन पूरी संभावना है कि आज रिहा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी रिटर्न ऑर्डर कोर्ट का आएगा और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है, जो दस्तावेज हैं, जो निजी मुचलका है, 50,000 का निजी मुचलका है जिस पर जमानत दी जाएगी, रिहाई होगी, तो वो सब करने में समय लगता है। तो अब क्योंकि शाम हो गई है तो संभव है कि ये सब जो औपचारिकताएं हैं, ये सत्येंद्र जैन का जो परिवार है या आम आदमी पार्टी के जो वकीलों की टीम है, ये कल तक जाकर ही इसको कर पाए। और फिर संभव है कि सत्येंद्र जैन या तो कल दिन में बाहर आ जाएं या शाम तक बाहर आ जाएं। आज की संभावना जो है बहुत कम लग रही है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब सत्येंद्र जैन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। वो आज बाहर आए या कल बाहर आए। 2022 में सत्येंद्र जैन ही पहले ऐसे शख्स थे जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया था। 30 मई 2022 को सबसे पहले यही गिरफ्तार हुए थे और अभी तक बीच में हालांकि मेडिकल ग्राउंड पर इनको जमानत मिल गई थी, इंटरिम जमानत थी, वो अंतरिम जमानत थी, लेकिन फिर से इनकी जो जमानत थी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी। लेकिन अब लोअर कोर्ट ने ये देखते हुए कि ट्रायल अभी जल्दी खत्म होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, सत्येंद्र जैन को नियमित जमानत दे दी है। अब पूरी संभावना है कि वो कल जो है तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। जी शरद, ये आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत है? जब जब उनके नेता सलाखों के पीछे से बाहर आए हैं, आम आदमी पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि उनकी जीत हुई है। और ऐसे मौके पर जबकि महाराष्ट्र में चुनाव भी होने वाले हैं, सियासी से गहमा गहमी भी देखने को मिल रही है, अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की जनता के बीच जा भी रहे हैं, तो इसका प्रोजेक्शन किस रूप में किया जाएगा? देखिए, महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, इस पर अभी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन संभावना है शायद ना लड़े। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए सत्येंद्र जैन का बाहर आना ये बड़ी राहत की खबर इसलिए तो है, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले सत्येंद्र जैन ही गिरफ्तार हुए थे। लेकिन ये इसलिए भी राहत की बात है क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, मनीष सिसोदिया बाहर आ गए, संजय सिंह, विजय नायर, ये सब बाहर आ गए, तो सत्येंद्र जैन ही एक ऐसा बड़ा नाम थे जो काफी समय से जेल के अंदर थे। और समय समय पर बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे थे, चर्चा ये चल रही थी कि क्या सत्येंद्र जैन के बारे में पार्टी नहीं सोच रही है, उनके बारे में क्यों चिंता व्यक्त नहीं की जा रही है, या उनको लेकर आंदोलन क्यों नहीं किए जा रहे हैं। शरद, तो आपको रोकेंगे शरद। इस समय हमारे पास आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कुलदीप जी, सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो कुलदीप जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज मिल रही है अनंत जी आपकी। जी, सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सत्यमेव जयते, सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई है। एक झूठे फर्जी केस बनाकर सत्येंद्र जैन जी, जिन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए स्वास्थ्य मॉडल दिया, जिन्होंने देश में, विश्व में देश का नाम रोशन किया, एक ऐसा मॉडल जहां लोगों को उनके घर के पास मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाएं उपलब्ध हुई, सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त हुआ, दवाइयां मुफ्त हुई, टेस्ट मुफ्त हुआ, ऐसे व्यक्ति को झूठे फर्जी केस में 18 महीने तक जेल में रखा गया। और वो भी उनकी हालत जो थी, उनकी स्वास्थ्य जो था वो बहुत खराब था। सबने देखा किस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया गया,
लेकिन ना वो इन 18 महीने में ना वो बिके, ना वो झुके, वो मजबूती के साथ चट्टान की तरह अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहे और अंत में सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई और एक एक करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जमानत मिलती गई। आज सत्येंद्र जैन जी को जमानत मिली है। ये सच्चाई और ईमानदारी और संविधान के और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जीत है। सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई। मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस केस में उन्हें बेल दी। कुलदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी नेता हरीश खुराना भी इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और आपसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। सीधे हम हरीश जी का रुख करते हैं। हरीश जी, कुलदीप जी कह रहे हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है, मामला फर्जी था, झूठे मामलों में आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया गया, जमानत अब मिल गई है, इसको वो सत्य की जीत बता रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, जमानत मिलने का मतलब एक्विटल नहीं होता है। जमानत एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, उसके तहत उनको जमानत मिली है। लोगों ने केस से बरी हो गई है। केस से पहले तो लगता है हरीश जी का संपर्क हमसे टूट गया। एक बार फिर से हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल कुलदीप जी हमारे साथ है। जितनी बात हमें समझ में आई, एक बार प्रतिक्रिया कुलदीप जी से उस पर ले लेते हैं। कुलदीप जी, आपने सुना हरीश खुराना जी को कि जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि क्लीन चिट मिल गई, केस चलेगा, केस कायम है। देखिए पहले ये कहते थे कि जमानत नहीं मिल रही है। अरे एक एमएलए कानून के अंदर वो सौरभ भारद्वाज ने कहा था ना कि जज जमानत दे सकता है, अपनी किडनी तो नहीं देते जज साहब ने जमानत देनी थी, जमानत दे दी और जिस दिन ट्रायल शुरू होगा, ट्रायल में आएगा, उस दिन बेल भी, उस दिन केस भी खत्म हो जाएगा। इनको पता है अच्छी तरह। पीएमएलए कानून में चीफ जस्टिस भी कह चुके हैं कि बेल मिलना उनका अधिकार है, लेकिन उसके बाद भी 18 महीने बेल को डिले किया जाता है। ईडी की तरफ से बेल को डिले किया जाता है। लेकिन आज सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई है और मैं कह रहा हूं कि ये पहले कहते थे बेल नहीं मिल रही, अब कह रहे बेल तो मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चेहरा पूरे देश सामने आ गया है, कैसे इन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजने का काम किया, दिल्ली के कामों को रोकने का प्रयास किया। कुलदीप जी, आपने कहा कि ईडी बेल को डिले करती है, लेकिन बेल तो कोर्ट देती है। आपने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट में ही जमानत याचिका खारिज भी हुई थी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो ईडी है, ये पीएमएलए कानून जो है, ये कानून आदमी को कहता है कि आपको प्रूफ करना है आपने जुर्म किया है नहीं किया। इसके एक कानूनी इन्होंने ऐसे मॉडिफाई किया है, कानूनी ऐसे इन्होंने अमेंडमेंट किया उस समय पे जब इनको पता था कि बेल ना मिले, इसलिए कानून को इन्होंने मॉडिफाई करने का काम किया। और आज जो ईडी बार बार जाके कहती है अभी हम जांच कर रहे हैं, अभी हमने इसको उठा लिया, अभी हमने इसको पकड़ लिया, जाके कोर्ट को गुमराह करने का काम करते हैं लोग। लेकिन सच्चाई की जीत हुई। 18 महीने बाद सत्येंद्र जैन जी को सर्वोच्च न्यायालय ने बेल देने का काम किया। ये न्याय की जीत है और देश के संविधान की जीत है। आता हूं कुलदीप जी आपके पास। हरीश जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। हरीश जी, न्याय की जीत लगातार आम आदमी पार्टी के नेता विधायक कुलदीप कुमार यही कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पूरा षड्यंत्र था जो अब धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बाहर आ चुके हैं तमाम कोशिशों के बावजूद। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बेल का मतलब एक्विटल नहीं होता है। सिर्फ एक बेल मिलना एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके तहत आज सत्येंद्र जैन को मिली है। आपको याद होगा कि लालू यादव को भी तो बेल मिली थी, अंतोगत्वा उनको जेल हुई थी और सजा भी हुई थी। तो वो दिन दूर नहीं है जब यही न्यायालय इन तीनों को जो अब बेल क्लब में शामिल हुए हैं, जो बेल क्लब जो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन, ये तीनों बेल क्लब में शामिल हो गए हैं। तो ये दिन दूर नहीं है कि इनको भी जेल होगी निश्चित तौर के ऊपर। लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने जो आज एक मानक बन गया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उस दिल्ली की जनता आज बेल मिलने का मतलब कोई जेल से इनको छूट नहीं मिली है, इनको कोई उससे छूट नहीं मिली कि आप केस से बरी हो गए। आप जश्न मनाना चाहे बनाइए, बेल मिलना आप जश्न मनाना चाहते बनाइए, लेकिन भ्रष्टाचार का जश्न अंतोगत्वा इनको एक न एक दिन इनको जेल वापस जाना पड़ेगा। हरीश जी, जब आम आदमी पार्टी के नेताओं को बेल मिली, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, अब सत्येंद्र जैन हमारे सामने हैं, इन्होंने हमेशा यही कहा गया कि ये केस कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा, 2 मिनट स्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि केस में दम ही नहीं है, फर्जी केस है। ये बातें तमाम कही गई। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने की आदत पड़ गई है, लेकिन मुझे लगता है कि अंतोगत्वा जेल होगी या केस से बरी होंगे, ये तो फैसला न्यायालय करेगा और न्यायालय में केस चलने दीजिए, वो तो फैसला उनका होगा। लेकिन जिस प्रकार से जो चीजें सामने आई सत्येंद्र जैन के मामले के अंदर कि
जिसने पैसा ट्रांसफर किया हवाला मामले के अंदर, उसने गवाही दी थी कि मैंने इनकी कंपनी में पैसा ट्रांसफर किया है, तो केस चलेगा, केस के मेरिट्स के हिसाब से न्यायालय फैसला करेगा। लेकिन जिस प्रकार से इतनी जल्दी इन लोगों को सर्टिफिकेट बांटने की, ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने की जल्दी हो गई है, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता देख रही है कि किस प्रकार से ये लोग जब बेल नहीं मिलती है तो न्यायालय पे बेविश्वासी दिखाते हैं, न्यायालय पे आरोप लगाते हैं, और जब बेल मिल जाती है तो वही न्यायालय इनके लिए सत्यमेव जयते का एक रूप ले लेता है। मुझे लगता है कि न्यायालय को अपना काम करने देना चाहिए, और जो मेरिट्स के हिसाब से जो केस चलेगा चलने दीजिए, उसके बाद जो फैसला आएगा वो उसको सबको मान्य होना चाहिए। जी हरीश जी, आपने गवाही की बात यहाँ पर की, लेकिन गवाहों को लेकर भी आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि दबाव डाला गया, दबाव डालकर नेताओं के खिलाफ गवाही ली गई, और इसके अलावा और कोई आधार ही नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, कोई सबूत नहीं है। शराब घोटाले में तो कहा कि करोड़ों का घोटाला बता रहे हैं, चवन्नी तक मिली नहीं है। देखिए, सत्येंद्र जैन का मामला शराब घोटाले का नहीं है, सत्येंद्र जैन का मामला हवाला, वो मैं कह रहा हूँ कि जो शराब घोटाले में लोग पकड़े गए थे उनके विषय में बात कहेगी, और सत्येंद्र जैन के बारे में भी कहा जा रहा है कि फर्जी केस है। मेरा यही कहना है कि ये अपने आप को न्यायालय से ऊपर समझते हैं। न्यायालय को फैसला करने दीजिए ना, न्यायालय करेगा। जब 2 साल तक, पौने 2 साल तक इनको बेल नहीं मिली थी, तब इनका क्या कहना था? तब तो ये न्यायालय पे आरोप लगाते थे कि ये न्यायालय कहीं ना कहीं बायस है या जो भी है, ये आरोप लगाते थे। मैं वो बोलना नहीं चाहता, लेकिन आज चूंकि न्यायालय ने बेल दी है, इसके लिए इसका मतलब जो बेल क्लब में अब शामिल हो गए हैं, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एक बेल क्लब बनाया इन लोगों ने, वो बेल क्लब में शामिल हो गए। इसका मतलब ये भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्ति बिल्कुल नहीं है, आरोप इनके ऊपर अभी भी हैं, और अंतोकत्वा इनको सामना तो करना ही पड़ेगा न्यायालय का। न्यायालय को फैसला करने दीजिए ना कि वो कन्विक्टेड है या एक्विक्टेड है। लेट द कोर्ट डिसाइड। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी हमसे बातचीत करने के लिए। साथ ही साथ हम कुलदीप जी का भी शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ पर जो हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए शामिल हुए। शरद का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस खबर के बारे में विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। सर्वोकॉन ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्टेबलाइजर रखे सब कंट्रोल में। सर्वोकॉन। बाल विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के एक हलफनामे का जिक्र किया जिसमें केंद्र ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम को किसी भी पर्सनल लॉ के तहत परंपराओं से बाधित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने जो अहम बातें कही हैं उनमें कहा गया है कि बालिग होने के बाद शादी कराने के लिए नाबालिगों की सगाई जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता के खिलाफ है। हम सीधे रुख करेंगे, 2 खास मेहमान हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की वकील खुशबू जैन जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका खुशबू जी। इसके अलावा इस मामले के जो पैटिशनर हैं यानी याचिकाकर्ता है निर्मल गोरान जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं निर्मल जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। निर्मल जी, अपने याचिका में आपने क्या बात कही थी? याचिका सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2017 में फाइल की गई थी जी। देश में बाल विवाह को रोकने के लिए जो कानून बना है उस कानून का क्रियान्वयन उचित तरीके से नहीं हो पा रहा था, इसलिए पूरे देश भर में जहां जहां पर बाल विवाह हो रहे थे इनका एक फैक्ट फाइंडिंग किया गया था। और हमारे अभियान के थ्रू जिसमें हम कह रहे हैं कि बाल विवाह मुक्त जो अभियान है इसके तहत पूरे देश भर में हम लोगों ने सारे डेटा तथ्य इकट्ठे किए और सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाकर रखा जी। और एक सख्त कार्रवाई की मांग की गई कि इसका एक एनफोर्समेंट किस प्रकार से हो। जी, क्या सभी राज्यों में एक जैसी स्थिति मिली या राज्य के अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति आपको दिखाई दी? वैसे देखा जाए तो बाल विवाह का हम जो जनहित याचिका फाइल हुई है ये लगभग 29-30 स्टेट के अंदर इस प्रकार की शिकायतें मिली जहां पर लगातार बाल विवाह हो रहे थे जी। और बाल विवाह धड़ल्ले से हो रहे कुछ
रिपोर्ट हो रहे थे, कुछ रिपोर्ट नहीं हो रहे थे। जी। जो मामले रिपोर्ट हो रहे थे वो इतने पेंडिंग थे कि अगर हम उसका पूरा डेटा का एनालिसिस करते हैं तो एक जी। रिपोर्ट के जरिए पाया गया कि 11% ही कन्विक्शन हो पाया, जी, बाकी का आता हूं, मेरे कन्विक्शन पास समय की कमी है निर्मल जी, मैं सीधे खुशबू जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। खुशबू जी, आज का जो आदेश है कोर्ट का, क्या लगता है आपको उसके बाद स्थितियां बेहतर होंगी, बदलेंगी? जी बिल्कुल, आज का कोर्ट ने इस जो चीज आदेश जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जी जी, संवेदनशील खुशबू जी अपनी बात कहें आप। जी जी, अगर आप देखेंगे तो आज का जो संदेश है बहुत क्लियरली ये बताता है कि लॉ जो है वो इन प्लेस है, जो ये बोलता है कि जो चाइल्ड मैरिज है ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और स्टेप आगे बढ़ाया है कि चाइल्ड मैरिज के साथ साथ एक और चीज देखी गई है कि आप बचपन में विवाह तय कर देते हैं, भले से आप मैरिज 21 और 18 साल की उम्र के बाद करें, जी। बट आप जो जो डिसाइड कर देते हैं वो भी एक गलत चीज है, बिकॉज वहां पे जो उनकी डिसीजन लेने की क्षमता है वो उस टाइम पे नहीं है, और आप अपना डिसीजन उनके ऊपर फोर्स कर रहे हैं जो आर्टिकल 21A के खिलाफ जाता है। तो ये जो दोनों चीजें उन्होंने बोला है कि जब से चाइल्ड मैरिज एक्ट और जिस तरीके से रिडक्शन हुआ है 43 से 21% का जी। रिडक्शन 21% पे आया, तो ये जो आज जो ऑब्जर्वेशन की गई है कि लॉ के होने के बाद में भी अगर इस तरीके के केसेस आ रहे हैं, मतलब एनफोर्समेंट में यहाँ पे चूक हो रही है, और हमने देखा है कि ये एक पर्सनल मैटर हो जाता है, यहाँ पे जी। फैमिली फैब्रिक आ जाती है, तो वहां पर इस चीज को एकदम कड़क तरीके से जो कोर्ट ने बोला है, तो आई थिंक अब एनफोर्समेंट जी। की बात आती है कि किसी भी तरीके से कोई लीनियंसी ना दी जाए, बिकॉज जहां हम चाइल्ड की बात करते हैं जी। ये एक ऑक्सीमोरॉन है, जहां हम चाइल्ड मैरिज बोल रहे हैं, एक तरफ चाइल्ड जिसके पास डिसीजन नहीं है किसी चीज के लेने की, जी। और दूसरी तरफ मैरिज, तो उसको लेकर एक बहुत क्लियर कोर्ट की जो आदेश ऑब्जर्वेशन आया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, खुशबू जी बिल्कुल। हमसे बातचीत करने के लिए। निर्मल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। ब्रिक्स समिट के लिए रूस जाएंगे पीएम मोदी। रूस के कजान में 23 से 24 अक्टूबर तक ब्रिक्स समिट पुतिन के न्योते पर रूस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस बार रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स समिट हो रहा है। समिट के दौरान सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी।